हेलो फ्रेंड्स, डेली क्विज़ के क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम 24 जून 2020 के क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट और शेयर इट। और इसके अलावा अगर फ्रेंड्स बात करें तो क्वेश्चन एंड आंसर की, तो आप डेली इन क्वेश्चन एंड आंसर को प्रैक्टिस कीजिए। आपका जो स्कोर है उसमें इम्प्रूवमेंट होएगा अगर आप कंटिन्यू इनको प्रैक्टिस करते रहोगे तो। So friends, let's move to the first question. First question is about the इस्तांबुल कन्वेंशन, जो अभी न्यूज़ में काफ़ी बार दिखता है। आज भी जो द हिंदू के अंदर एडिटोरियल है इससे रिलेटेड था। अगर हम बात करें तो ऑप्शंस की, तो क्लाइमेट चेंज दिया है, बायोडाइवर्सिटी, डेजर्टिफिकेशन। तो दीज थ्री आर द पार्ट ऑफ द 92 के अंदर जो अर्थ समिट हुआ था। तो अर्थ समिट के जो तीन कंपोनेंट्स हैं उससे रिलेटेड है। तीन कंपोनेंट अगर अर्थ समिट की बात करें तो UNFCCC है, UNCBD है, UNCCD है। तो ये तीन तो उसके पार्ट हैं। इस्तांबुल कन्वेंशन इज़ रिलेटेड टू द डोमेस्टिक वायलेंस। अगर हम बात करें डोमेस्टिक वायलेंस के इस कन्वेंशन से रिलेटेड, तो इन 1979 की अगर बात करें तो 1979 के अंदर एक कन्वेंशन था। कन्वेंशन का जो नाम है, जो कन्वेंशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन। तो कन्वेंशन का नाम है कि कन्वेंशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन से रिलेटेड कन्वेंशन था। फिर 1993 में क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन ने इसके ऊपर एक बना दिया डिक्लेरेशन। 1993 में इसके ऊपर बन गया डिक्लेरेशन कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसको, महिलाओं के खिलाफ जो भी डोमेस्टिक वायलेंस है उसको एलिमिनेट करना है। फिर क्या हुआ कि इंडिया में इन 2005 के टाइम में इंडिया के अंदर जो एक्ट आया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो 2005 का एक्ट है। डोमेस्टिक वायलेंस के 2005 के एक्ट के टाइम में उस एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया ऑल फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, जिसके अंदर नॉट ओनली द फिजिकल बट आल्सो द जो अब्यूज़ किया जाता है, जो साइकोलॉजिकल या इमोशनल वायलेंस है, उस सब चीज़ों को भी उसके अंदर इंक्लूड किया गया था। अगर हम इंडिया में अगर बात करें, जो वुमेंस को इक्वलिटी की बात करें और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें, तो हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसके अंदर आर्टिकल 14, फिर आर्टिकल 15 है जो डोमेस्टिक वायलेंस को, जितने भी डिस्क्रिमिनेशंस हैं उनको रोकने की बात करता है, जिसके अंदर 15 के अंदर एक प्रोविज़न है जो स्पेशल वुमेन्स से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर हम बात करें DPSP की, तो DPSP के अंदर आर्टिकल 39D, आर्टिकल 39D है जो DPSP के बारे में बताता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कि महिलाओं को भी इक्वल पे करना है। इसके बाद अगर बात करें अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर आई थी एग्जिस्टेंस में। सो 51A आर्टिकल के अंदर है, 51A के अंदर। तो यहाँ पे वुमेंस के जो रेस्पेक्ट से रिलेटेड बातें बताई गई हैं, उनको इक्वल ट्रीटमेंट से रिलेटेड बात की गई हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। तो ये हमारे जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हैं, जिनको जो आर्टिकल्स के थ्रू दिया गया है, कुछ एक्ट्स के थ्रू दिया गया है वुमेंस को इक्वल ट्रीट करने के लिए सोसाइटी में। अगर हम बात करें फ्रेंड्स SDG गोल्स की, तो SDG का जो गोल नंबर 5 है, जो बोलता है इक्वलिटी की बात करता है, तो जेंडर इक्वलिटी की बात करता है गोल नंबर 5 जो SDG गोल है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसको एलिमिनेट करना है, ऑल काइंड ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन से रिलेटेड है। अदर देन द डोमेस्टिक वायलेंस, इंडिया के अंदर 2 एक्ट और हैं जो वुमेन्स को इक्वल पोजीशन के लिए हैं। फर्स्ट इज़ अबाउट द डोरी प्रोहिबिशन एक्ट जो 1961 का है, दहेज को रोकने से रिलेटेड। और अदर वन इज़ अबाउट द सेफ वर्क प्लेस से रिलेटेड है, जो 2003 में आया था आफ्टर द विशाखा गाइडलाइन वाज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 1997। तो उन्हीं के रिलेटेड ये केस है, जो केस एक्ट उन्हीं से, विशाखा गाइडलाइन जो एक केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में दिया था, तो कि सेफ जो वर्क प्लेस शुड बी द सेफ और सिक्योर होना चाहिए महिलाओं के लिए। तो उसी से रिलेटेड 2003 में जो प्रोहिबिशन ऑल काइंड ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट द वर्क प्लेस से रिलेटेड ये 2003 का एक्ट है, जो बेस्ड ऑन द विशाखा गाइडलाइन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन ए जजमेंट इन 1997। सो दीज आर द सम प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द अरेंज करना है नेशनल पार्क्स को जो आसाम के अंदर हैं। अगर हम बात करें आसाम की, तो आसाम के अंदर जो नेशनल पार्क्स हैं, जो 7 नेशनल पार्क हैं, हाईएस्ट अगर नेशनल पार्क की बात करें इंडिया में तो हाईएस्ट है मध्य प्रदेश के अंदर 12 नेशनल पार्क,
एंड अंडमान और निकोबार के अंदर कितने नेशनल पार्क हैं? 9। अगर फ्रेंड्स हम बात करें नेशनल पार्क की, तो नेशनल पार्क जो आसाम के अंदर जो लोकेटेड है रायमोना, जो सबसे वेस्टर्न साइड में है। रायमोना जो 6th नेशनल पार्क रिसेंटली इसको बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे है दिहिंग पटकाई, डिब्रू सिकोवा, दिहिंग पटकाई एंड डिब्रू सिकोवा। इसके अलावा यहाँ पे काजीरंगा है, मानस नियर द इन द वेस्टर्न ईस्टर्न साइड ऑफ द रायमोना। नामेरी और ओरांग नेशनल पार्क भी यहाँ पे है। ओरांग नेशनल पार्क इज ऑल्सो नोन एज द मिनी काजीरंगा। और अगर हम बात करें मानस नेशनल पार्क की, जो यहाँ पे लोकेटेड है, मानस नेशनल पार्क और जो काजीरंगा नेशनल पार्क हैं, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट हैं, यूनेस्को की जो साइट हैं। तो यूनेस्को की जो इंडिया के अंदर जो साइट्स हैं, उसके अंदर में जो नेचुरल कैटेगरी में आती हैं काजीरंगा एंड द मानस, जो आसाम के अंदर लोकेटेड है। फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन है कि इंडिया का कौन सा जो बायोस्फीयर रिजर्व है, जो मिक्स कैटेगरी जो लिस्ट है यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स की, उसके अंदर है। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अरेंज करते हैं फ्रेंड्स इन नेशनल पार्क्स को। तो दिहिंग पटकाई जो है, जो सबसे ईस्ट के अंदर आएगा। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज द रायमोना इन द वेस्टर्न साइड। तो इसके वजह डी इज़ द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। एंड काजीरंगा एंड मानस इन द ईस्ट साइड ऑफ द Raimona. This is that Raimona. Here is the Manas. Here is the Kaziranga, and here is that the Dihing Patkai. इसके अलावा अगर फ्रेंड्स अगर बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क की, तो काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वन हॉर्न राइनो। तो वन हॉर्न राइनो जो हैं, जिनका जो IUCN स्टेटस है, जो वल्नरेबल है, तो उसी से रिलेटेड है। काजीरंगा नेशनल पार्क में इनकी पॉपुलेशन हाईएस्ट है। इसके अलावा मानस नेशनल पार्क में भी वन हॉर्न राइनो मिलते हैं। मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। इनके अलावा 3 नेशनल पार्क हो रहे हैं जो आसाम के ओल्ड, जो 5 नेशनल पार्क हैं आसाम के। काजीरंगा एंड मानस के अलावा हैं ओरांग है, नामेरी है एंड डिब्रू सिकोवा नेशनल पार्क। ओरांग नेशनल पार्क है, नामेरी है एंड डिब्रू सिकोवा नेशनल पार्क है। जो तीन तो ये नेशनल और काजीरंगा प्लस में मानस, दीज 5 आर द ओल्ड 5 नेशनल पार्क्स ऑफ द आसाम। तो फ्रेंड्स, सी इज़ द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर बात करें कि इसमें बताया गया कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का वर्ल्ड के अंदर में। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को यहाँ पे 70% कोल के लिए बताया गया है कि इंडिया में यहाँ से जितना भी कोल प्रोड्यूस हो रहा है वो 70% यहाँ से हो रहा है। बट ये कोल कौन सी कैटेगरी का है? ब्यूटेमिनियस, जिसमें कार्बन कंटेंट कितना है? 60 to 80 कार्बन कंटेंट है। अगर हाईएस्ट कार्बन कंटेंट की बात करें तो किसके अंदर है? एंथ्रेसाइट, जिसके अंदर 80 to 85 या 90% है। और एंथ्रेसाइट इंडिया के अंदर कहाँ पे मिलता है? जम्मू एंड कश्मीर ओनली एक प्लेस है जहाँ पे एंथ्रेसाइट जो कोल है वो मिलता है। एंथ्रेसाइट कोल को एक्सट्रैक्ट करना जम्मू एंड कश्मीर से बहुत टफ है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए और टेक्नोलॉजी शुड बी हाई होना चाहिए। सो अभी वहाँ से जो जम्मू कश्मीर से एंथ्रेसाइट जो कोल है उसका एक्सट्रैक्शन बहुत ही रेयर लेवल पे हो रहा है। अभी मतलब उतना हाईली एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा रहा है। अगर बात करें फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेटमेंट की, नेक्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है जो कोल माइंस हैं जो दूसरे स्टेट में अलॉट की जा सकती हैं क्या, तो किसी स्टेट को। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट। लास्ट ईयर देयर वाज ए केस ऑफ द कर्नाटका का जो केस था, उसके अंदर कर्नाटका का जो स्टोरेज था कोल का वो कम हो रहा था, डिक्लाइन कर रहा था। तो उसकी जो कोल की डिमांड को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अलॉट की थी दूसरे स्टेट के अंदर कोल माइंस को। So friends, let's move to the next question. Next question is the Pantanal Island. ये जो आइलैंड है ये 3 कंट्रीज़ के बीच में लोकेटेड है। फर्स्ट इज़ ब्राज़ील, बोलिविया एंड पैराग्वे। तो ये 3 कंट्रीज है जहाँ पे पेंटेनल आइलैंड लोकेटेड है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है। बिल्कुल सही बात है, लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है। इंडिया के अंदर अगर लार्जेस्ट वेटलैंड की बात करें तो डेट इज़ द सुंदरबन जो बे ऑफ बंगाल के अंदर लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में। तो सुंदरबन लार्जेस्ट वेटलैंड है इंडिया का। और पेंटेनल जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेटलैंड है, जो ट्रॉपिकल जो वेटलैंड ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पे मिलता है। जो ट्रॉपिकल एरिया मींस दैट एरिया नियर द इक्वेटर वाला जो एरिया है। यहाँ पे जो ब्राज़ील के अंदर जो क्लाइमेट है एक्चुअली में दैट इज क्लाइमेट इज़ वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, जिसमें थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होती है।
और नो विंटर इज़ देयर। तो ये वाला पेंटेनल आइलैंड वन स्टेटमेंट इज़ द करेक्ट, ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर बात करें लैटिन अमेरिका की बात हो रही है, तो वहाँ पे बोलिविया कंट्री है वो एक ट्राइंगल के अंदर आल्सो आता है। तो ट्राइंगल की बात करें तो लिथियम ट्राइंगल है, लिथियम ट्राइंगल जिसके अंदर 3 कंट्री आती हैं, चिली, अर्जेंटीना एंड बोलिविया। कैब इज़ देयर, चिली है, अर्जेंटीना है और बोलिविया है। ये 3 कंट्री हैं जो लिथियम का जो ट्राइंगल है, लिथियम ट्राइंगल है, उसके अंदर आती हैं। अगर इंडिया में अगर लिथियम की बात की जाए तो इंडिया के अंदर जो लिथियम है वो मिलता है मांड्या डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। मांड्या डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका के अंदर में, वहाँ पे इंडिया में जो लिथियम है वो मिलता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स बताया गया है मिशन कर्मयोगी के बारे में पूछा गया है। तो ये सिविल सर्वेंट्स की जो कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड मिशन है, मिशन कर्मयोगी। इस मिशन के अंदर क्या किया गया है कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग है सिविल सर्वेंट्स की करनी है, जिसके अंदर जो प्रेजेंटली जो सिविल सर्विस है इंडिया में जो रूल बेस है, रूल बेस से इस सिविल सर्विस को प्रमोट करना है, रोल बेस में रोल बेस के अंदर करना है। तो इसके अंदर फ्रेंड्स एक चीज़ था कि आई गोट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था, आई गोट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था और वर्ल्ड बैंक के थ्रू पैसा भी आ रहा है इस स्कीम में। मिशन कर्मयोगी जो कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड है सिविल सर्वेंट्स के। अगर हम बात करें कुछ ऑल इंडिया सिविल सर्विस से रिलेटेड या ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड बात करें तो वो आर्टिकल 312, आर्टिकल 312 है जो ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड है, जो ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड है। तो ये कि सिविल सर्विस इज नॉट ओनली द ऑल इंडिया सर्विस, और भी जो सर्विस हैं जो ऑल इंडिया सर्विस के अंदर आती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो कुछ सिविल सर्विस से रिलेटेड कुछ कमेटीज़ की बात करें तो सुरेंद्र नाथ कमेटी है, सुरेंद्र नाथ कमेटी, होटा कमेटी, इन 2 कमेटीज़ ने जो इसके अलावा बहुत सारे सजेशन दिए हैं जिससे सिविल सर्विस में रिफॉर्म किया जा सके, कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके। इसके अलावा लेटरल एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी इन्होंने ही इन 2 कमेटीज़ की रिकमेंडेशन पे आया था। इससे पहले थी अलाक कमेटी भी थी, अलाक कमेटी जो ट्रेनिंग से रिलेटेड है सिविल सर्वेंट्स की। सो फ्रेंड्स डी इज़ द आंसर, क्योंकि बोथ आर द इनकरेक्ट, क्योंकि मिनिस्ट्री के परफॉर्मेंस से कोई रिलेशन नहीं है मिशन कर्मयोगी का और एक्सटर्नल ट्रेड से कोई रिलेशन नहीं है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। So friends, let's move to the next question. Next question is about the ordinance making power of the president. अगर हम ordinance making power of president की बात करें तो कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है? आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 के अंदर मेंशन है। इसके अंदर बताया गया है कि ये रिपील कर मॉडिफाई कर सकता है कोई भी एक्ट को, पार्लियामेंट को। ये इशू किया जा सकता है रेट्रोस्पेक्टिव वे में, बिल्कुल इशू किया जा सकता है, बट ओनली द टैक्स से रिलेटेड केसेस में ही ये रेट्रोस्पेक्टिव वे में, मतलब बैक डेट में इशू किया जा सकता है। अगर हम बात करें कि क्या ये स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे कानून बना सकता है नॉर्मल टाइम में, तो ये नॉर्मल टाइम में वहाँ पे कानून नहीं बना सकता। अगर हम नेशनल इमरजेंसी अगर एग्जिस्टेंस में है तो डेट टाइम ये स्टेट के जो भी लिस्ट हैं वहाँ से कानून बना सकता है। तो 1 और 2 इज़ द करेक्ट आंसर। आउट द पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट की, तो उसके ऊपर बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। तो क्या प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन के ऊपर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कर सकता है? वैसे तो कर नहीं सकता। इसके अलावा दूसरे ऑप्शन देखते हैं, क्या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है कि क्या पता प्रेसिडेंट ने कुछ जो भी कोई डिसीजन लिया हो उसके अंदर कुछ मॉडिफाइड या कुछ गलत तरीके से लिया हो, इरेशनल हो, डिस्क्रिमिनेटरी हो डिसीजन, तो उसके बाद जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। पेटिशनर को जो मिर्सी पेटिशन जो फाइन करेगा उसको कोई राइट नहीं है ओरल हियरिंग का, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी एविडेंस है उनको प्रेसिडेंट सिर्फ फ्रेशली देख सकता है, इसके अलावा कोई भी ओरल हियरिंग नहीं होगी इसके अंदर में। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें कि नोट बाउंड टू गिवन रीजन फॉर हिज ऑर्डर, बिल्कुल प्रेसिडेंट को अपना अगर जो भी डिसीजन लिया उसके लिए कोई भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों प्रेसिडेंट ने ये डिसीजन लिया। तो फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर इनकरेक्ट है कि जो डिस्क्रिमिनेटरी पावर नहीं है। एक्चुअली प्रेसिडेंट जो इंडिया का जो प्रेसिडेंट है, इंडियन प्रेसिडेंट नॉट हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेटरी पावर, उनको जो भी डिस्क्रिमिनेटरी पावर है वो सिचुएशनल है। सिचुएशनल डिस्क्रिमिनेशनरी की अगर उनकी बात करें कि अगर कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं आई तो पीएम का अपॉइंटमेंट पीएम का अपॉइंटमेंट करना। इसके अलावा अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो डिसमल करना, डिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा करना, ये सब सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन कोई भी नहीं है प्रेसिडेंट को।
सो फ्रेंड्स ए इज़ द आंसर। तो फ्रेंड्स यही था आज के डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच। और आप इन सब का नोट्स बनाइए और इनको शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।